नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का डिफेंस स्कोप पर, जहां हम बात करते हैं भारत के मिलिट्री अचीवमेंट्स, डिफेंस अपडेट्स और स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। पहली खबर की बात करें तो इंडिया के MRFA टेंडर के तहत 110 नए फाइटर जेट्स लेने की तैयारी हो रही है। डिफेंस मिनिस्ट्री की एक हाई लेवल कमेटी ने इंडियन एयरफोर्स की इस रिकमेंडेशन को एक्सेप्ट कर लिया है कि MRFA टेंडर में 5th जनरेशन फाइटर जेट को भी कंसीडर किया जाए। ये पहली बार होगा जब इंडिया के MRFA फ्रेमवर्क के अंदर 5th जनरेशन जेट्स के ऑफर आएंगे, जिसमें ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी और लोकल मैन्युफैक्चरिंग का स्कोप भी हो सकता है। ये टेंडर $20 बिलियन से ज़्यादा का है और इसका एम इंडियन एयरफोर्स के गिरती स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ को बढ़ाना है। पहले ये टेंडर सिर्फ 4.5 जनरेशन फाइटर जेट्स जैसे कि राफेल, F-18 सुपर हॉर्नेट और यूरोफाइटर टाइपून तक लिमिटेड था, लेकिन चाइना की J-20 स्टील्थ फ्लीट और 6th जनरेशन एयरक्राफ्ट डेवलपमेंट की वजह से अब 5th जनरेशन जेट्स का इंक्लूजन एक स्ट्रेटेजिक नेसेसिटी बन गया है। अगर कंटेंडर्स की बात करें तो रसिया का Su-57E एक्सपोर्ट वेरिएंट फुल ट्रांसफर टेक्नोलॉजी और लोकल मैन्युफैक्चरिंग के साथ ऑफर किया गया है, जो HAL के नासिक प्लांट में असेंबल हो सकता है। वहीं लॉकहीड मार्टिन का F-35 लाइटनिंग II भी एक ऑप्शन है, लेकिन ये सिर्फ गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील के तहत डायरेक्ट परचेस के लिए ऑफर किया गया है, जिसमें लोकल असेंबली या ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी का ऑप्शन नहीं है। साउथ कोरिया का KF-21 बोरा में भी एक ऑप्शन है, लेकिन फिलहाल ये 4.5 जनरेशन फाइटर है और इसका 5th जनरेशन वेरिएंट 2030 के बाद एक्सपेक्टेड है, जो MRFA की टाइमलाइन से मैच नहीं करता। ये डिसीजन इंडियन एयरफोर्स के 2040 तक 450 नए जेट्स लेने की रिक्वायरमेंट, तेजस MK-1A की डिलेज और AMCA प्रोग्राम के लेट टाइमलाइन को देखते हुए लिया गया है। अगर फाइनल असेंबली लाइन स्टेब्लिश होती है तो Su-57E एक स्ट्रॉन्ग कंटेंडर हो सकता है, जबकि शॉर्ट टर्म में F-35A लिमिटेड नंबर्स में लिया जा सकता है। ये चाइना और पाकिस्तान की ग्रोइंग एयर पावर के अगेंस्ट एक डिटरेंट हो सकता है और HAL नासिक या टाटा बड़ोदरा जैसे फैसिलिटीज में लोकल प्रोडक्शन कैपेबिलिटी को बढ़ाने का एक बड़ा मौका है। तो क्या कहेंगे आप इस खबर के बारे में कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अगली खबर गिरती स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ को बढ़ाने को लेकर ही है, जिसमें राफेल की बात निकलकर आ रही है। 2016 में पहली बार 36 राफेल जेट्स का ऑर्डर दिया गया था, जो 2022 तक डिलीवर हो गए। अब सिचुएशन ये है कि इंडियन एयरफोर्स के पास फाइटर जेट्स की कमी है और इसी वजह से राफेल की और ज़्यादा रिक्वायरमेंट दिख रही है। सिर्फ एयरफोर्स ही नहीं बल्कि इंडियन नेवी भी INS विक्रांत एयरक्राफ्ट कैरियर के लिए राफेल M वेरिएंट खरीद रही है। इसी बीच डसॉल्ट एविएशन, जो राफेल जेट्स बनाती है, उसके CEO एरिक ट्रैपियर ने एक बहुत बड़ी बात कही है। उनका कहना है कि अगर इंडिया से बड़े ऑर्डर मिलते हैं तो डसॉल्ट एक फाइनल असेंबली लाइन भारत में सेटअप करने को तैयार है। ये अनाउंसमेंट फ्रेंच मैगजीन ल्यूसीन नोवेल के एक रिपोर्ट में सामने आई है। अगर ये असेंबली लाइन सेटअप होती है तो इसका सीधा मतलब हुआ कि राफेल जेट्स भारत में असेंबल होने लगेंगे और डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में इंडिया एक और बड़ा कदम बढ़ा लेगा। डसॉल्ट का ऑलरेडी एक डसॉल्ट रिलायंस एरोस्पेस लिमिटेड जॉइंट वेंचर है नागपुर में, जो राफेल के कुछ पार्ट्स बनाता है, लेकिन फाइनल असेंबली लाइन का सेटअप होने का मतलब होगा कि भारत में पूरी तरह से असेंबल्ड फाइटर जेट्स बनने लगेंगे। इससे भारत के मेक इन इंडिया मिशन को बूस्ट मिलेगा और लोकल जॉब्स क्रिएट होंगी। डसॉल्ट ऑलरेडी फ्रांस के मैरिग्नेक प्लांट में 1 से 2 राफेल हर महीने बना रहा है और डिमांड बढ़ने के कारण अब वो प्रोडक्शन बढ़ाने का प्लान कर रहा है। इंडिया को भी एक ऐसे ही सेटअप की ज़रूरत है। MiG-21, जगुआर और मिराज 2000 जैसे जेट्स रिटायर हो रहे हैं तो नए एयरक्राफ्ट्स की डिमांड बढ़ रही है। डसॉल्ट को एक बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिलने की संभावना है क्योंकि MRFA टेंडर में राफेल एक स्ट्रॉन्ग कंटेंडर है। लेकिन यहाँ एक बड़ा चैलेंज है, डसॉल्ट अगर इंडिया में असेंबली लाइन लगाता भी है तो उसका इम्प्लीमेंटेशन आसान नहीं होगा। एक फाइनल असेंबली लाइन सेटअप करने में 500 से 700 मिलियन डॉलर तक लग सकते हैं और 3 से 5 साल का टाइम लग सकता है। साथ ही स्किल्ड वर्कफोर्स की ट्रेनिंग और रॉ मटेरियल्स की लोकल अवेलेबिलिटी भी इंश्योर करनी होगी। लेकिन अगर ये हो जाता है तो भारत सिर्फ एक बायर नहीं बल्कि फाइटर जेट मैन्युफैक्चरिंग हब बन सकता है। तो क्या कहेंगे आप इस खबर के बारे में कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अब बात करते हैं एक ऐसे इशू की जो भारत की सिक्योरिटी के लिए एक बड़ी चिंता का विषय है। इंडियन आर्मी के पास एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल की कमी होती जा रही है, यानी कि अगर कल को एक वॉर लाइक सिचुएशन आती है तो हमारे ट्रूप्स के पास डिस्ट्रॉय करने के लिए उतनी मिसाइल नहीं होंगी जितनी होनी चाहिए। आर्मी के पास जो ATGM हैं वो मोस्टली 2nd जनरेशन टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है, जो आउटडेटेड हो चुकी हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक आर्मी के ऑथराइज्ड इन्वेंट्री के मुताबिक 3000 से 5000 लॉन्चर और 2 लाख से ज़्यादा मिसाइल होनी चाहिए, लेकिन जो एक्चुअल नंबर हैं वो इससे 50% कम है लॉन्चर्स के केस में
और मिसाइल्स के केस में तो 85% की कमी है। अगर पुरानी रिपोर्ट्स देखें तो कुछ साल पहले भी 68,000 मिसाइल्स और 850 लॉन्चर्स की कमी थी और तब से ये नंबर और ज़्यादा बढ़ गया है। आर्मी ने कई बार ATGM खरीदने की कोशिश की है, लेकिन अभी तक एक सॉलिड लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन नहीं मिला है। फिलहाल भारत के पास जो ATGM हैं उनमें मेजरली मिलन 2T जो फ्रेंच ओरिजिन है और कॉन्कर्स जो रशियन ओरिजिन है, ये दोनों भारत डायनेमिक्स लिमिटेड मैन्युफैक्चर करती है, लेकिन ये सिर्फ 2 से 4 किलोमीटर रेंज तक ही इफेक्टिव है, जबकि थर्ड और फोर्थ जनरेशन ATGM जो दुनिया यूज कर रही है उनकी रेंज ज़्यादा है और उनमें फायर एंड फॉरगेट जैसी एडवांस टेक्नोलॉजीज भी हैं। अब आप सोचिए, चाइना और पाकिस्तान जैसे देश ऑलरेडी HJ-12, ओमटास, कैरियोक जैसे मॉडर्न ATGM यूज कर रहे हैं और हम अभी भी आउटडेटेड सिस्टम पर डिपेंडेंट हैं। भारत के पास नाग मिसाइल और मैन पोर्टेबल ATGM जैसे इंडिजिनस प्रोजेक्ट हैं, लेकिन ये अभी भी ट्रायल्स फेज में है। 2014 में इंडियन आर्मी ने इजरायली स्पाइक ATGM को सिलेक्ट किया था अमेरिकन जवेलिन मिसाइल के अगेंस्ट, लेकिन डील फाइनलाइज नहीं हो पाई और अब तक आर्मी सिर्फ लिमिटेड क्वांटिटी में स्पाइक्स ले पाई है। हालांकि अब भारत और अमेरिका जवेलिन मिसाइल के जॉइंट प्रोडक्शन की बात कर रही है, जो एक पॉजिटिव डेवलपमेंट है। यही नहीं, आर्मी के पास 84 mm रिकॉइललेस लॉन्चर्स की भी कमी हो गई है। पहले ये इंडिया में मैन्युफैक्चर होते थे, लेकिन सैब के साथ एग्रीमेंट के बाद यहाँ प्रोडक्शन बंद हो गया। इसका रिजल्ट ये है कि आज हमारे पास 40% तक लॉन्चर्स की शॉर्टेज है, यानी कि अगर अभी कोई बड़ी मिलिट्री कन्फ्रंटेशन होती है तो इंडियन आर्मी के पास टैंक और आर्मर्ड व्हीकल्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए जो चाहिए वो पूरा नहीं है। ये एक अलार्मिंग सिचुएशन है और सरकार को इस पर बहुत जल्दी एक्शन लेना होगा। तो आपका क्या कहना है इस विषय के बारे में कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। तो दोस्तों, ये थी आज की डिटेल्ड अपडेट्स हमारे भारत के डिफेंस और इंटरनेशनल स्ट्रेटजीज के बारे में। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका सपोर्ट हमें और बेहतर कंटेंट बनाने के लिए मोटिवेट करता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड जय हिंद, जय भारत।